आज हम जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता हुआ महत्व, कि जो भी प्रोडक्शन है या जो भी उसकी ग्रोथ जीडीपी है उसमें तृतीयक जो क्षेत्रक है, टर्शरी जो सेक्टर है, उसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ती जा रही है। 1973-74 और 13-14 के बीच 40 वर्षों के क्षेत्रक में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है बेटा वो तृतीयक क्षेत्रक में हुई है। प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। भारत में तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाकघर सेवा, थाना, कचहरी, ये सब की नगर निगम, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि, इन सब की आवश्यकताएं होती हैं। और ये जो हैं बेसिक्स सर्विस हैं या बुनियादी सेवाएं जिन्हें हम मानते हैं, ये किसी भी विकासशील देश की सेवाओं के प्रबंधन में जिम्मेदारी सरकार उठाती है। और ये सारे जो भी सेक्टर हैं, ये जो भी काम हैं, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्रक में। तो इनका जब विकास होता है तो तृतीयक क्षेत्रक का विस्तार होता है। दूसरा कारण है कि कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, जब कृषि और उद्योग का विकास हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, स्टोरेज बढ़ रही है, ये सभी सेवाएं बढ़ रही हैं। और ये सभी किस में आती हैं? तृतीयक क्षेत्रक में। तो अल्टीमेटली तृतीयक क्षेत्रक का विस्तार हो रहा है। और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी ही सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। तीसरा इसमें कारण हो सकता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो अन्य सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट, टूरिस्ट प्लेस, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उन सब की जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन सब की मांग बढ़ती है। और शहरों का विस्तार होता है और जो भी चेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में आती हैं। फिर आ जाती है बात फोर्थ पॉइंट पर कि और क्यों हुआ है। अगर हम पिछले दशकों में देखें तो सूचना और संचार यानी कि जो इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो नई सेवाएं प्रचलित, महत्वपूर्ण और अपरिहार्य मतलब बहुत ज़रूरी हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। और ये जो नवीन सेवाएं हैं, ये सब किस में आती हैं? तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। तो इसलिए तृतीयक क्षेत्रक का विस्तार प्राथमिक और द्वितीयक के कंपैरिजन में बहुत अधिक हुआ है। सेवा क्षेत्र की भी सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। और भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन सेवाओं निर्वाह में लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भाग का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में हम आगे जो भी आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आ जाती है बात, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। जो भी भारत की पॉपुलेशन है उसके कितना % पॉपुलेशन किस सेक्टर में लगी हुई है। अगर हम इस फिगर से देखें रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, ठीक है, तो जो ये ब्लू वाला है ये प्राथमिक क्षेत्रक है, ये रेड द्वितीयक क्षेत्रक है और ये जो ग्रीन है ये तृतीयक क्षेत्रक है। तो अगर हम इस तालिका से देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की हिस्सेदारी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को हम प्रत्यक्ष से इस प्रकार देख सक रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है कि द्वितीयक और
जो तृतीय क्षेत्र है यानी कि सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें रोज़गार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। यानी कि जो भी जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, वो किस में एडजस्ट हो जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में एडजस्ट हो जाते हैं। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है कि सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार सिर्फ 5 गुना में ही वृद्धि हुई। इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकला कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक और कृषि क्षेत्र के काम कर रहे हैं, जिसका जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में सकल घरेलू में जो इसका चौथा पांचवा जो हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? यस। अब बात आ जाती है कि बेरोजगारी की। वैसे तो दिखाई देता है कि वो लोग प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन एक ही काम में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगे हुए होना अल्प बेरोजगारी कहलाता है। अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी जिसे हम कह सकते हैं कि कृषि में आवश्यकता से अधिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि मान लो एक घर में 5 सदस्य हैं, 3 जवान बेटे हैं और 2 उनके माँ बाप हैं, ठीक है। अब उनके पास सिर्फ 1 ही एकड़ ज़मीन है। अगर वो चाहें तो उसमें 2 आदमी सफिशिएंट हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में 2 आदमी सफिशिएंट है काम करने के लिए, लेकिन वो 5 के 5 उसमें काम में 1 ही एकड़ ज़मीन में उस कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो ना तो वो लोग बेरोजगार दिखाई देते हैं और ना ही उनके प्रोडक्शन में कुछ वृद्धि हो पाती है, क्योंकि अगर 2 आदमी भी उसमें काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा और 5 आदमी कर रहे हैं तो भी उतना ही। अगर वो 3 आदमी उस काम को छोड़कर अन्य किसी काम पर चले जाएं तो भी उसके उत्पादन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अब एक छोटा किसान, इसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से छिपी हुई बेरोजगारी है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में जैसे हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में प्लम्बर का, पेंटर का, मरम्मत, ये सब रोजगार है उनके, और वे असुविधाजनक विषय काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम पाते हैं, कई नहीं पाते। कई सड़कों पर ठेला खींचते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। तो यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और वो कोई किसी भी प्रोडक्शन में योगदान नहीं कर पाते हैं। अब बात आ जाती है कि इस बेरोजगारी को कब तक ख़त्म करने के लिए अतिरिक्त जो रोज़गार है उनका सृजन कैसे हो, यानी कि सभी लोगों को रोज़गार मिल सके, तो वो चीज़ें, वो स्थिति कैसे क्रिएट हो। कृषि के क्षेत्र में जो अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोज़गार नहीं मिला। लोगों के लिए रोज़गार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ इस तरीक़ों से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक दे रखा है कि एक लक्ष्मी है, उसके पास 2 हेक्टेयर ऐसी चित मतलब उत्तर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, ज़मीन है। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार ने उसे कुछ पैसे दिए, मुद्रा व्यय कर दी या ऋण दे दिया। जब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है, हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। हम मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण किया जाए अथवा एक नहर खोदी जाती है, जिससे कृषि क्षेत्र में रोजगार में अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी कि जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, तो उससे रोजगार क्रिएट होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो
अधिक उत्पादन, पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। अब उनको उस उत्पादन को बेचने के लिए मार्केट में जाना होगा या नज़दीक शहर में ले जाना होगा। तो जहाँ पर अब वो ऐसे खुद पैदल सर पे उठा के तो लेके नहीं जा सकती, वो किस में ले जाएगी, किसी ट्रक में, ट्रैक्टर में, इस तरह से। तो जो वो ट्रक और ट्रैक्टर में लेके जाएगी तो परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी, तो कुछ 2 लोग उसमें लग जाएंगे, तो उन 2 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। इस तरह हम अब जब वो अधिकतम जो उत्पादन है वो बाज़ार में पहुंचेगा तो उसे कोई ख़रीदेगा और उसको व्यापार करेगा या शॉप पे रखेगा या बेचेगा, तो उन लोगों को। तो इस तरह से जब एक सेक्टर में उत्पादन बढ़ता है तो अन्य 2 सेक्टर जो हैं वहाँ पर भी उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ सरकार के हस्तक्षेप से और कुछ लोगों के सहयोग से रोजगार सृजन किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो प्रत्येक प्रदेश में वहाँ के निवासियों और आय और उनकी रोजगार की वृद्धि की ये रहने दो। इसमें अब इम्पोर्टेंट जो थिंग आ जाती है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे मनरेगा या नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वेरी इम्पोर्टेंट में आता है 3 नंबर के क्वेश्चंस में। जो मनरेगा है ये 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। यानी कि सरकार उन क्षेत्रों में 100 दिन रोज़गार उन लोगों को ज़रूर अवेलेबल कराएगी। ठीक है, यदि सरकार रोज़गार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देगी। ठीक है, यदि वो उनको 100 दिन भी पूरे साल 365 में से 100 दिन भी अगर रोज़गार अवेलेबल नहीं करा पाती तो उनको बेरोज़गारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि उत्पादन में बढ़ाने में मदद मिल सके। ठीक है, अब बात आ जाती है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। संगठित होता है, संगठित और असंगठित का मतलब बेटा संगठित जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर रहता है वो संगठित क्षेत्र है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इससे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि कांता एक संगठित क्षेत्र में काम करती है, यानी कि सरकारी क्षेत्र में काम करती है, और उसके जो भी कार्य स्थान है, जो भी उसका उद्यम है, उसके रोजगार की अवधि जो है, यानी कि उसको कब तक काम करना है। जिस दिन उसने ज्वाइन किया था उस दिन ही उसको ये पता था कि वो 58 साल तक काम करेगी या 60 साल तक वो काम करेगी। ठीक है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, उसे पता है कि उसे तब तक काम करना है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तो उन्हें बीच में नहीं हटाया जा सकता। सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। जो भी शर्तें होती हैं, जो भी काम के घंटे होते हैं, सब कुछ पहले से ही तय होता है। न्यूनतम मजदूरी, सेवा अनुदान, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम सब इसमें उल्लेखित होते हैं, और इसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि कुछ लोगों के किसी द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि वो स्वयं सरकार द्वारा नियोजित और पंजीकृत होते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, यानी कि उन्हें ये डर नहीं रहता कि आज उन्हें निकाल दिया जाएगा, आज उन्हें निकाल दिया जाएगा, या आज पता नहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनमें एक निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, चिकित्सीय लाभ, ये सभी हमें संगठित क्षेत्र में मिलते हैं। और इसके विपरीत जो है, यानी कि ये हमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो उसको सुविधा मिलती है वो संगठित क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में आता है छोटी छोटी जो बिखरी इकाइयाँ हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं।
ठीक है, और जिन पर निजी स्वामित्व होता है, यहाँ पर किसी भी तरह के रोज़गार की जो है वो गारंटी नहीं होती और प्राय वो नियमित भी नहीं होते। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण भी काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम नहीं होता तो लोगों को छुट्टी दे दी जाती है और जो लोग बहुत से लोग किस पर नियुक्त है, यानी कि जो मालिक होता है उसकी पसंद पर निर्भर करता है कि वो किसको काम पर रखे और किसको नहीं रखे। तो इस तरह से जो इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय, मरम्मत कार्य, स्वतः नियोजित इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी या श्रमिकों को लगाते हैं। तो इसमें ये आ जाता है। फिर बात आती है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण कैसे दिया जाए। ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।